ओडिशा विधानसभा में राज्य के खनिज मंत्री विभूति भूषण जेना ने जैसे ही यह घोषणा की, पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि लंबे सर्वे और रिसर्च के बाद यह साबित हो गया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में सोना दबा हुआ है। खास तौर पर देवगढ़ का आदसा रामपल्ली क्षेत्र इस खोज का केंद्र है। इसके अलावा सुंदरगढ़, नबरंगपुर, केओंझार, अंगुल और कोरापुट में भी सोने की चमक धरती के अंदर छिपी हुई है। सोचिए, यह वही ओडिशा है जो पहले से ही लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और क्रोमाइट जैसे खनिजों के लिए मशहूर है। अब जब सोना भी इस सूची में जुड़ गया, तो यह राज्य वाकई खनिजों की राजधानी कहलाने लायक हो गया है। भारत में सोने की खपत दुनिया में सबसे ज्यादा है। हर शादी, हर त्योहार, हर घर में सोना किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत अपनी जरूरत का 85% सोना बाहर से आयात करता है। सोचिए, अगर ओडिशा से इतना सोना निकले कि आयात की जरूरत ही कम पड़ जाए, तो देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। विदेशी मुद्रा बचेगी, इंडस्ट्री को बल मिलेगा और देश की ताकत और बढ़ जाएगी। अब बात करें उन जिलों की जहां सोना मिला है। देवगढ़ के आदसा रामपल्ली इलाके में सबसे अहम खोज हुई है। यहां की चट्टानों और मिट्टी में सोने के अंश साफ दिखाई दिए हैं। सुंदरगढ़ और नबरंगपुर में भी भूगर्भीय परीक्षणों ने उम्मीदें जगा दी हैं। केओंझार, जो पहले से लौह अयस्क के लिए फेमस है, अब सोने की वजह से भी चर्चा में है। अंगुल और कोरापुट जैसे जिले, जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं, अब सोने की खोज से और खास बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, हर चमकने वाली चीज सिर्फ खुशी नहीं लाती, उसके साथ चिंता भी आती है। जहां सोना मिलेगा, वहां खनन होगा। खनन का मतलब है बड़े पैमाने पर जमीन की खुदाई, पेड़ों का कटना, पानी और मिट्टी पर असर। ओडिशा तो वैसे भी घने जंगलों और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। अगर यहां सोने का खनन शुरू होता है, तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी पर्यावरण को बचाना और लोगों की जमीनों की सुरक्षा करना। स्थानीय लोग इस खबर से उत्साहित भी हैं और थोड़े चिंतित भी। किसानों और मजदूरों को उम्मीद है कि अब उनके इलाके में रोजगार मिलेगा, गांवों में सड़कें, बिजली और अस्पताल बनेंगे। लेकिन डर यह भी है कि कहीं खनन के नाम पर उनकी जमीनें छीन न ली जाएं। यही वजह है कि लोग सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि खनन शुरू करने से पहले हर प्रोजेक्ट का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी एया किया जाएगा। साथ ही यह भी तय किया जाएगा कि स्थानीय लोगों को रोजगार और मुआवजे में प्राथमिकता मिले। अगर सरकार सच में ऐसा करती है, तो यह खोज लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है। अब जरा सोचिए, अगर यह खदानें सही तरह से विकसित होती हैं तो क्या क्या होगा। ओडिशा की सरकार को टैक्स और रॉयल्टी से अरबों रुपए की आय होगी। राज्य में नए उद्योग खुलेंगे। ज्वेलरी इंडस्ट्री को घरेलू सोना मिलेगा, जिससे गहनों की कीमतें भी नियंत्रित रह सकती हैं। और सबसे अहम, हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। इतिहासकार कहते हैं कि प्राचीन काल में भी ओडिशा में छोटे पैमाने पर सोने की खोज होती थी, लेकिन उस समय तकनीक सीमित थी। अब आधुनिक भूगर्भीय उपकरणों और मशीनों ने यह साफ कर दिया है कि यहां बड़े पैमाने पर सोने की खानें बनाई जा सकती हैं। यानी एक तरह से यह खोज इतिहास और भविष्य की कड़ी है। राजनीतिक रूप से भी इस खोज की गूंज दूर तक जाएगी। सत्ता पक्ष इसे अपनी उपलब्धि बताकर वोटरों को आकर्षित करेगा। विपक्ष सवाल उठाएगा कि इन भंडारों से आम जनता को कितना फायदा होगा। कुछ नेता पहले ही मांग कर रहे हैं कि खनन से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा स्थानीय विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए। इस बीच खनन कंपनियां, चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, इस खबर को सुनकर अलर्ट हो गई हैं। कई बड़ी कंपनियां ओडिशा सरकार से लाइसेंस लेने की कोशिश करेंगी, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन भंडारों से राज्य और जनता दोनों को अधिकतम लाभ मिले, न कि सिर्फ कंपनियां ही मुनाफा कमा लें। दोस्तों, अगर यह सब सही ढंग से हुआ, तो आने वाले समय में ओडिशा को सोने की धरती कहा जाएगा। गांवों में विकास होगा, राज्य की पहचान मजबूत होगी और भारत को सोने के मामले में आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ओडिशा की इस खोज से आम जनता को कितना फायदा मिलेगा? क्या यह खोज वाकई उनकी तकदीर बदल देगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हां,
अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।